जय हिंद सभी छात्रों को। और संविधान के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा प्रश्नों को देख लेते हैं। अनुसूचियों से क्या प्रश्न आते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि संविधान एक किताब है जिसको कुछ अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है। तो अलग अलग चीज़ों में हमने पढ़ा था कि भाग उसमें बांटे गए, टोटल 22 भाग बने। वहाँ पे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिनकी संख्या वर्तमान में 6 है। वहाँ पे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की बात कही गई है जिनकी संख्या भी 6 है। वहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात कही गई है जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। वहाँ पे अनुसूचियों की भी बात कही गई है जिनकी वर्तमान में संख्या 12 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। मूल संविधान यानी जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख था। लेकिन आज वर्तमान समय में उन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। देखते हैं जरा उन 12 अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची अक्सर परीक्षा में बहुत कम पूछी जाती है। फिलहाल पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? भारत के संघ और राज्य क्षेत्र। और हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 में कि संघ और राज्य क्षेत्र का निर्माण 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको मिला करके भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों का निर्माण होता है। इनसे मिलकर ही संघ राज्य क्षेत्र बनते हैं। दूसरी अनुसूची में जो भी संसद के प्रमुख पदाधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, प्रधानमंत्री या संसद के सदस्य जो भी होते हैं, उनके वेतन, भत्तों, अलाउंसेस, सैलरीज और पेंशन का उल्लेख यहाँ पे अनुसूची 2 में दिया गया। लेकिन अनुसूची 3, कंफ्यूज कहाँ होंगे आप, ध्यान दीजिएगा। दूसरी अनुसूची में सिर्फ इनके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात कही गई है। लेकिन अगर कहता है आपसे शपथ, और यही प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट अनुसूचियों में पहला प्रश्न आपका यहीं से तैयार होता है। तीसरी अनुसूची जो आपकी है, यहाँ पे कह रहा है कि पार्लियामेंट में जो भी मेंबर और मिनिस्टर होंगे, जस्टिस होंगे, विधानमंडल क्या होता है? हमने पढ़ा था राज्यों में जैसे केंद्र में संसद होती है, वैसे ही राज्य में लेजिस्लेटर यानी विधानमंडल होता है। और किसी भी राज्य में जो विधानमंडल होता है, उस विधानमंडल से 3 चीज़ों का निर्माण होता है। एक तो आपका राज्यपाल होता ही होता है, दूसरा आपका विधानसभा हो जाती है, और तीसरा आपका विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन तीनों से मिल करके विधानमंडल का निर्माण होता है, जिसे हम लेजिस्लेटर कहते हैं। विधान परिषद की अगर बात की जाती है तो इसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक विधानसभा की बात है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात करते हैं चौथी अनुसूची, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अक्सर परीक्षा में ये पूछा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? चौथी अनुसूची में। बात अगर 5वीं अनुसूची की हम करते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल, जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातियां हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख है। बात 6वीं अनुसूची की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षा में 5वीं और 6वीं विशेष ध्यान रखेंगे। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के जो क्षेत्र हैं, उन पर किस तरीके से प्रशासन और नियंत्रण रखा जाएगा, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा, यहाँ पे उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। बात अब 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची भी परीक्षाओं में अक्सर पूछी गई है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। और उन शक्तियों का विभाजन जो संविधान में सूची दी गई है, 3 सूचियाँ, 3 लिस्ट की बात की जाती है। और वो 3 लिस्ट कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा बताया गया है, जहाँ पर संघ को 97 विषय मिले हैं, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। बात करते हैं अगली 8वीं अनुसूची पे। 8वीं अनुसूची, ये भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द शेड्यूल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अब बात ये होती है कि जब मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? 14। 26 जनवरी 1950 को मात्र 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। देखते हैं कब क्या जोड़ी गई। 1967 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967। यहाँ पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जहाँ पे कोंकणी
देवकड़ी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया भाषा के रूप में। देन 2004 में फिर से संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन, और संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो इन भाषाओं को जगह दी गई संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में दरअसल ये प्रथम संविधान संशोधन के आधार पर 1951 में यहाँ पे ऐसे कुछ अधिनियम हैं संविधान के अंतर्गत जिन पर आप उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर संसद से कोई कानून पारित होकर के वो अधिनियम का रूप ले लेता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वो कौन से विषय हैं जिनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है? तो मतलब 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम ऐसे बताए गए हैं जिनको नागरिकों के द्वारा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बात करते हैं 10वीं अनुसूची का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा गया है 10वीं और 11वीं अनुसूची अक्सर परीक्षा में। 10वीं अनुसूची की बात होती है, यहाँ पे दल बदल एक नया कानून बनाया गया था, एक नया अधिनियम पारित किया गया था। कब की घटना है ये? 1985 की। और कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और 1985 में 52वें संविधान संशोधन के आधार पे दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायत की शक्तियों का उल्लेख है। किसमें है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का उल्लेख है। और अगर बात करें लास्ट 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। नगर पालिका के प्रशासन का, उसके दायित्व का यहाँ पे उसकी बात कही गई है, नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल के टॉपिक से। किसी भी परीक्षा को आप उठा के देख लीजिए, अक्सर ये प्रश्न पूछे गए हैं। 5वीं अनुसूची भी इम्पॉर्टेंट है इधर, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको एक बार पुनः आप ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और लगे रहिए आप लोग ईमानदारी के साथ अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो सभी छात्रों को जय हिंद।